वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा स्टूडेंट्स? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है 11th का 12th क्लास का सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। PSEUDO सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो हमने जीरो ऑर्डर पढ़ लिया था, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया था, टी हाफ पढ़ लिया था, दोनों का सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, देखो कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं जिसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना वो ऑल्टर करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। देखो जैसे मैं एक कंसिडर कर रहा हूं, एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करता हूं, हाइड्रोलिसिस करता हूं मैं एस्टर का। ठीक है बेटा। तो मैंने क्या लिया, एस्टर के लिए मैंने 0.1 मोल लिया और वाटर लिया मैंने हाई अमाउंट में, मतलब लार्ज एक्सेस में लिया। तो देखो एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, कंसिडर ए रिएक्शन, कंसिडर, ध्यान से समझना बेटा, कंसिडर ए hydrolysis of, consider hydrolysis of, hydrolysis of, consider hydrolysis of a ester। ठीक हो गया। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करता हूं बेटा मैं, तो मैंने लिया इथाइल एसीटेट C2H5COO, इथाइल एसीटेट COOCH3। ठीक हो गया बेटा। मैंने इथाइल एसीटेट लिया और उसमें वाटर के साथ रिएक्शन कराई बेटा। ठीक हो गया। ओके, एसिड के प्रेजेंस में तो मेरा क्या बना बेटा, एसिटिक एसिड बन गया C2H5COOH। ठीक हो गया बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? प्लस CH3OH। तो मेरा क्या बन गया, एसिड बना और अल्कोहल बना। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये लिया बेटा T=0 पर मैंने कितने मोल लिए, 0.1 मोल लिया मैंने इथाइल एसीटेट का, ध्यान से समझना है आपको, और 10 मोल्स लिए मैंने वाटर के। ओके बेटा। यहां पर क्या है, 0 0, स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। ठीक हो गया बेटा। अब T=T टाइम पर क्या हुआ बेटा, जो इथाइल एस्टर का जो 0.1 मोल थे ना वो सारे के सारे कंज्यूम हो गए। तो यहां पर क्या बचा, 0 बच गया। क्लियर है बेटा बात? अब वाटर का कितना हो जाएगा भाई, वाटर में कितने घट जाएंगे बेटा, 10 में से 0.1 मोल घट जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब क्या बचेगा, अब मेरा जो एसिड और एस्टर, कितना एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, अल्कोहल। तो कितना बन जाएगा, 0.1 मोल मेरा क्या बन जाएगा, एसिड बनेगा, और 0.1 मोल मेरा क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9.9 मोल हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये 0। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो बेटा, एस्टर के कंपेयर में वाटर का कितना हुआ भाई, 0.1 मोल। इसका मतलब ना के बराबर क्या हुआ, वाटर कंज्यूम हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। बट एज कंपेयर टू अगर मैं एस्टर की बात करता हूं, एस्टर पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। ठीक हो गया बेटा। तो अब देखो यहां पर वाटर की जो कंसंट्रेशन है एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगी, क्योंकि अब ये मान के चलो कहां 10 मोल था और कहां 0.1 मोल, ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। बात क्लियर है बेटा। बट ये जो वाटर है ना, वाटर का 10 मोल में से 9.9 मोल ही 0.1 मोल ही कंज्यूम हुआ। इसका मतलब 9.9 मोल बचे हुए हैं। इसका मतलब वाटर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। तो अगर इसका मैं रेट लिखता हूं बेटा, रेट क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है। रेट अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या होता है, के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसके किसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा, C2H5COOCH3 बेटा। ओके, एस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर, वाटर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। अब देखो वाटर, यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, क्योंकि बहुत लेस अमाउंट इसका डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, वाटर इज टेकन इन, वाटर इज इन, क्या हो जाएगा बेटा, लार्ज एक्सिस में है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? बेटा एक मिनट, अब मैं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट मैं चेक कर लेता हूं बेटा, वेट। हाँ तो बेटा मैंने आपको ये बताया कि वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सिस में है। लार्ज एक्सिस में अगर वाटर है बेटा, तो ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि ये देखो ना, अब यहाँ पर 0.1 मोल कंज्यूम हुआ एस्टर का, बट यहाँ पर 0.1 मोल हुआ वाटर का कंज्यूम। तो 9.9 इज नियरली इक्वल टू 10 मोल। इसका मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन पर फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो रेट क्या लिखूंगा बेटा मैं, रेट इक्वल्स टू, ये मैं के डैश लिख रहा हूं। तो अब देखो
के डैश क्या है, रेट कांस्टेंट है, और वाटर भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव हो गया। तो अब कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट जनरेट होगा जिसको बोलेंगे बेटा के। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, KC2H5COO3। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब देखो, अब ध्यान से समझो बेटा, अब ये आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है भाई, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो ये इज जस्ट लाइक, रेट इज जस्ट लाइक, किसकी तरह दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह हमें दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि K इक्वल्स टू क्या है बेटा, K इक्वल्स टू K डैश इंटू वाटर है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो देखो, जो शूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है बेटा, शूडो फर्स्ट ऑर्डर वो दिखाई देता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह बिहेव करता है, बट एक्चुअली में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। इस वजह से बेटा उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज शूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बेटा, इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो आपको समझ में आई बेटा शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और कैसे वो डिपेंड करती है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूं बेटा, शूडो फर्स्ट ऑर्डर का दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर सभी को पता है बेटा, शुगर होता है। शुगर को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इज अनदर एग्जांपल ऑफ शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो वो भी करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो, तो अभी तक अगर बेटा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। ठीक हो गया, फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए। ठीक है बेटा, तो अब देखो उसका एग्जांपल करवा रहा हूं मैं। तो एक अनदर एग्जांपल ऑफ शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गया आपका, हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। ठीक हो गया बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर का हाइड्रोलिसिस जब मैं करता हूं तो क्या होगा बेटा, C12H22O11। ठीक हो गया, ये किसका फॉर्मूला है, शुगर का फॉर्मूला है। ठीक हो गया, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, तो क्या बन जाएगा, C6H12O6। क्लियर है बेटा, प्लस C6H6H12O6। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया जी। ओके, और ये क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। क्लियर है बेटा बात? ओके जी। अब जो रेट होगा, रेट क्या होगा बेटा, K इंटू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, K इंटू C12H22O11। क्लियर है बात? ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और K क्या होगा बेटा, स्मॉल K डैश इंटू वाटर की कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या होगी, एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। तो दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर, बट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर लार्ज एक्सेस में लिया गया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज शूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। क्लियर है बेटा बात? ओके, अब देखो शूडो फर्स्ट ऑर्डर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं आपको इसमें। सही है जी, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है इसका। देखो जी क्या कह रहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके सामने। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग द लिबरेटेड एसिटिक एसिड अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का मतलब है मिथाइल एसीटेट मतलब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा है, बेस हाइड्रोलिसिस करा है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक हो गया, वाटर के प्रेजेंस से हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है। ठीक हो गया, अब अलग अलग टाइम पर उसकी कंसेंट्रेशंस गिवन है। ठीक है, तो हमें ये बताना है, शो दैट इट फॉलोज शूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एज द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। तो वाटर की जो कंसेंट्रेशन है वो रिमेन्स कांस्टेंट है 55 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K डैश इन दिस इक्वेशन। तो K डैश की भी वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, ओके, रेट दे रखा उन्होंने, देखो रेट क्या दे रखा है, रेट दिया उन्होंने, रेट इक्वल्स टू K डैश किसकी, CS3 COO फिर CS3। ठीक हो गया, ये एस्टर हो गया और वाटर। ओके, ये गिवन है। अब देखो कुछ टाइम डेटा भी देख लो, टाइम दिया है मिनट में। ओके बेटा, और कंसंट्रेशन किस में दिया है, कंसंट्रेशन दिया है मोल लीटर इनवर्स में। ओके बेटा, देखो 0 है, 30 है, 60 है, 90 है, 90 मिनट है। ठीक है,
0.85 है, ओके, 0.80 है, 0.7538 हो गया, 0.7096 हो गया। क्लियर है बेटा बात? हमें क्या फाइंड आउट करना है? के डैश की वैल्यू बतानी है, के डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो अब देखो इसको कर दो बंद। अब देखो हम क्या निकाल लेंगे बेटा, हमें पता है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह फॉलो करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता है बेटा? के क्या होता है? 2.303 अपॉन टी, क्लियर है बात, लॉग सी नॉट अपॉन सी, क्लियर है बात। ये क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या होती है? रिड्यूस्ड या बची हुई कंसंट्रेशन, ठीक हो गया बेटा। तो यहां पर क्या करो आप, के निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा? के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हमें के डैश की वैल्यू पता लग जाएगी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं के बताता हूँ, रेट क्या हो जाएगा भाई? ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, तो रेट क्या हो जाएगा बेटा? के एस्टर पर डिपेंड करेगा, CS3 CO CS3, ओके बेटा, क्लियर है या नहीं बात? तो यहाँ पर के की वैल्यू निकाल लो, एक इसमें आएगी बेटा मिनट इनवर्स में आएगी भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मिनट इनवर्स होता है, ये तो पता ही है आपको। तो इसके लिए तो 0 आएगी। अब देखो इसके लिए निकाल लो, 30 सेकंड के लिए निकालते हैं, तो के इक्वल्स टू क्या होगा? 2.303 अपॉन टाइम कितना है बेटा? 30 मिनट, क्लियर है बात। लॉग सी नोट क्या है? सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन 0.85 हो गया, ठीक हो गया, और फाइनल बची हुई कंसंट्रेशन 30 सेकंड बाद कितनी होगी? 0.80 हो गया, क्लियर है बात। तो इससे के डैश, के की वैल्यू निकाल लेंगे, सबकी के वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ठीक हो गया बेटा। तो लगभग कांस्टेंट आएगी, कितनी आएगी मैं आपको बता देता हूं पढ़ के, 2.00 इंटू 10⁻³ तो कितनी आई? 2.003 इंटू 10⁻³ इसमें आई 2.004 इंटू 10⁻³ इसमें आई 2.002 इंटू 10⁻³ आई है, ठीक हो गया बेटा। तो अब देखो ध्यान से समझना, के हमारा आ गया, क्लियर है बात। अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? के डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकाल लोगे आप? हमें पता है के डैश, हमारा के क्या है? के की वैल्यू ये आई, हमारा के हो गया रेट कांस्टेंट जो हमारा आया फर्स्ट ऑर्डर से, वो क्या है? 2.002 इंटू 10⁻³ हो गया, मिनट इनवर्स हो गया जी, बात क्लियर है। अब जो हमारा बेटा के था ना, वो क्या था? अब हमारा जो के था ना, यानी हमने ये करा था, वो क्या था? के डैश इंटू H2O था। इज इट क्लियर और नॉट? इक्वल्स टू के ये था भाई, यही तो करा हमने लास्ट इक्वेशन में, यही तो करा, के इक्वल्स टू के डैश इंटू वाटर है। अब देखो उसने वाटर की कंसेंट्रेशन दी है 55.5 मोल लीटर इनवर्स, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी के डैश की, बात क्लियर है। तो रख दो जी वैल्यू, के की वैल्यू क्या है? तो के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? के की वैल्यू क्या है? 2.002 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, क्लियर है बात, अपॉन वाटर की कंसेंट्रेशन रखो 55.5 मोल लीटर इनवर्स, 55.5 मोल लीटर इनवर्स, क्लियर है बेटा। इसको सॉल्व करोगे आपकी के डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई या नहीं बेटा जी? क्लियर है? क्वेश्चन बता करवा दिया मैंने सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से, ठीक हो गया, आप समझ सकते हो। एक बार और रिकेप करवा देता हूं बेटा मैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या किया, हमने बेसिकली हमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर का हमें रेट दे रखा था, के डैश एस्टर के ऊपर डिपेंड करा और वाटर के ऊपर डिपेंड करा, ठीक हो गया। एक हमें एक्सपेरिमेंट दिया t इक्वल्स टू 0 पर 0.85, 30 मिनट पर 0.80, 60 मिनट पर 0.7538 था, ठीक हो गया, 90 मिनट पर 0.7096 है, ठीक हो गया। हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है, तो फर्स्ट ऑर्डर वाला के का फॉर्मूला लगाया, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट अपॉन सी, क्लियर है बात। तो रेट निकाला, यहाँ पर तो आएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि ये तो इनिशियल कंसेंट्रेशन पर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो इस पर आया, इस पर आया, ये लगभग कांस्टेंट है, ठीक हो गया। तो एक के ले लिया हमने, इसमें ये वाला लिया, या तो एवरेज ले लो या एक के ले लो, ठीक हो गया। तो यानी के की वैल्यू फाइंड आउट हुई। तो अब देखो जो हमारा रेट होगा ना, वो क्या होगा? के की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, उसको के डैश में के मैंने माना, तो के इक्वल्स टू के डैश इंटू वाटर हो गया, ठीक हो गया। वाटर की कंसेंट्रेशन गिवन थी, के डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है जी, बात समझ में आ रही है बेटा? ओके। अब देखो इसको रब करते हैं, अब एक नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन।
ओके बेटा, तो देखो इसको रब करने जा रहा हूं मैं। तो अब तक जिन्होंने चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं करा, आई केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए। ठीक है बेटा, तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको आर्हीनियस इक्वेशन का जनरल आइडिया दूंगा और बाकी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसका डिटेल डिस्कशन। ठीक है बेटा, तो क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक हो गया बेटा। तो अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो देखो हमें ये चेंज ऑब्जर्व करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या फर्क आता है, वो ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है या न्यूट्रल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये जानने के लिए हमने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया, डीकंपोजिशन किया N2O5 का, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। जब डीकंपोज करते हैं तो ये किस में चेंज होता है बेटा, N2O प्लस O2 में चेंज होता है। क्लियर है बात। तो जब डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का हमने डीकंपोजिशन करा तो ध्यान से समझना क्या ऑब्जर्व हुआ एट 50 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है बात। इसका जो हाफ लाइफ है ना, मतलब डाई नाइट्रोजन का हाफ अमाउंट को कितना टाइम लगा बेटा, 12 मिनट लगे। कितना टाइम लगा, 12 मिनट लगे ऑल जी। अब अगर उसको करा रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर अगर क्या करा बेटा, रूम टेम्परेचर पर अगर उसको डिसोशिएट करा तो उसका हाफ लाइफ मतलब आधा डिकम्पोज होने में कितना लगा, 3 आवर लगे। क्लियर है बात, इज इट क्लियर और नॉट। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर जब उसको डिकम्पोज करते हैं तो उसको कितने लग जाता है बेटा, 5 से लेकर 6 दिन लग जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं डीकंपोजिशन बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। ओके बेटा, क्या हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ये बात पता लगी, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया कि जब पर 10 डिग्री सेल्सियस पर, एज वी इंक्रीज पर 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नियरली डबल और ट्रिपल हो जाता है। ठीक हो गया। तो क्या ऑब्जर्व करा, एज वी इंक्रीज, ध्यान से समझना बेटा, एज वी इंक्रीज पर 10 डिग्री सेल्सियस, पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके बेटा, एज वी इंक्रीज पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नियरली डबल। क्या हो जाता है बेटा, एक नियरली डबल हो जाता है। ओके बेटा, नियरली डबल हो जाता है। ओके, डबल और ट्रिपल हो जाता है। ओके, तो यही चीज है बेटा, यही टेम्परेचर डिपेंडेंस है ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो इसको मैथमेटिकली सबसे पहले जो रिलेशन दिया था ना, मैथमेटिकली इक्वेशन दी थी, वो दी थी वॉन हॉफ ने। बट फिर जो आर्हीनियस साइंटिस्ट आया उसने उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करा और मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस बताया। जो आर्हीनियस इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, के इक्वल्स टू होती है a इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है बात। क्या होती है बेटा, k इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होती है। क्या होती है, आर्हीनियस इक्वेशन होती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये जनरल टर्म मैंने आपको बताया आर्हीनियस इक्वेशन का। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस हम जानेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।